नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्रव्यों के तापीय गुण का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि तापीय प्रसार ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम तापीय प्रसार कहते हैं। दोस्तों, जब ठोस की सामान्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है तो इसमें अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो इन अणुओं में गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो बढ़ जाता है और इस गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण ये अपने आसपास स्थित अणुओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे सामान्य अवस्था की तुलना में अणुओं के मध्य की बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है और जो पदार्थ होता है वो फैल जाता है। इसे ही हम ठोस की ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। दोस्तों, ठोसों का प्रसार 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है ठोस का रेखीय प्रसार, दूसरा है ठोस का क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा है ठोस का आयतन प्रसार। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन्हें देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोसों का रेखीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों, किसी ठोस में उसकी लंबाई में होने वाले प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। जब किसी तार या छड़ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से यह तार अपनी लंबाई के अनुरूप प्रसारित होता है और इसे ही रेखीय तथा अनुदैर्ध्य प्रसार कहते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है कि जब हम गर्मी में 2 खंभों के मध्य लटके तारों को देखते हैं तो गर्मी के समय ऊष्मा पाकर रेखीय प्रसार के कारण जो तारें होती हैं वो अधिक लंबी हो जाती हैं और अधिक लटक जाती हैं। मतलब यदि किसी तार की लंबाई L है जो ऊष्मा T पाकर फैल जाता है, जिससे इसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, तो इसे निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। मतलब लंबाई में परिवर्तन बराबर है अल्फा L T, जहां पर अल्फा तार या छड़ के पदार्थ का रेखीय गुणांक प्रसार कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ठोस का क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। दोस्तों, जब किसी ठोस को गर्म करने पर उस ठोस की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में प्रसार होता है, अर्थात 2 विमाओं में प्रसार होता है, तो ऐसे प्रसार को हम ठोस का क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी धातु की बनी चादर को गर्म किया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाता है। मतलब यदि किसी ठोस का क्षेत्रफल A है जिसको T पर गर्म करने से इसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाता है तो इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मतलब क्षेत्रफल में प्रसार बराबर है बीटा AT के। मतलब यहाँ पर जो बीटा है वो है ठोस के पदार्थ का क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ठोस का आयतन प्रसार क्या होता है। दोस्तों, जब किसी ठोस को गर्म करने पर इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई मतलब तीनों में प्रसार हो तो इस प्रकार के प्रसार को ठोस का आयतन प्रसार कहते हैं। अर्थात गर्म करने से ठोस के आयतन में प्रसार होता है। उदाहरण के तौर पर जब किसी लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में वृद्धि अर्थात प्रसार हो जाता है। माना किसी ठोस का आयतन V है, जब इसे T ताप पर गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में जो प्रसार होता है वो होता है गामा VT, जहां पर गामा को ठोस का पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। दोस्तों, ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
दोस्तों, हमने पहले यह तो पढ़ लिया कि ऊष्मा और ताप में अंतर क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ऊष्मा और ताप में आपस में क्या संबंध होता है। दोस्तों, ऊष्मा तथा ताप का संबंध निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, जो कि है Q बराबर C m डेल्टा T, जहां पर Q ऊष्मा है, T तापमान है, m वस्तु का द्रव्यमान है और C विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के अनुसार जब इकाई द्रव्यमान में 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो जितनी ऊष्मा दी गई है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अर्थात अगर m बराबर है 1 तथा T बराबर है 1 डिग्री सेल्सियस के तो Q बराबर होगा C के। इसका SI मात्रक जूल प्रति केजी केल्विन होता है। इसके अलावा इसका SI मात्रक कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेल्सियस भी होता है। दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य सामान्य पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। यही कारण होता है कि विशिष्ट ऊष्मा के अध्ययन में जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत महत्व रखता है। कभी-कभी हम विशिष्ट ऊष्मा को ऊष्मागतिकी भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी पदार्थ की क्षमता दर्शाता है। जब उसे ऊष्मा दी जाती है तो वह कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है। यदि वह ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करता है तो उसका तापमान अधिक तेजी से बढ़ता है, और यदि वह कम ऊष्मा प्रदान करता है, मतलब कम ऊष्मा ग्रहण करता है, तो उसका तापमान कम और धीरे से बढ़ता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि किसी पदार्थ की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान भी अधिक होगा। मतलब विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ द्वारा एक दिए गए परिमाण की ऊष्मा को अवशोषित करने पर उस पदार्थ के ताप में होने वाले परिवर्तन को निर्धारित करता है। एक पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। यदि Q मात्रा की ऊष्मा m द्रव्यमान के पदार्थ का ताप डेल्टा T बढ़ाती है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कुछ इस प्रकार से होगी। मतलब S बराबर है Q भाग m डेल्टा T के। मतलब Q बराबर है ms डेल्टा T के। यदि पदार्थ की मात्रा का उल्लेख द्रव्यमान m किलोग्राम में ना करके मोल माइक्रो के पदों में किया जाता है तो हम किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता प्रति मोल को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मतलब C बराबर है S भाग म्यू के, जहां C मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। S की भांति C भी पदार्थ की प्रकृति तथा इसके ताप पर निर्भर करता है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का दाब नियत रखा जाता है तो इसे नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे Cp द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसके विपरीत यदि ऊष्मा स्थानांतरण के समय गैस का आयतन नियतन रखा जाता है तो इसे नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं और इसे Cv द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। इसी कारण से स्वचालित वाहनों में रेडिएटरों में जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है तथा सिकाई के लिए उपयोग होने वाले तप्त जल थैलियों में जल का उपयोग तापक के रूप में किया जाता है। उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता होने के कारण गर्मियों में थल की अपेक्षा जल बहुत धीमी गति से गर्म होता है। फलस्वरूप समंदर की ओर से आने वाले पवनें शीतल होती हैं।
तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। अगली वीडियो में हम ऊष्मामिति के बारे में पढ़ेंगे और यह भी देखेंगे कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।